आप लोग कैसे हैं? आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं निबंध से। आप लोगों को इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं जिसमें होगा निबंध से निबंध लेखन। और निबंध लेखन में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम जानते हैं कि निबंध लेखन क्या होता है। तो हम निबंध लेखन में हम जितने भी बीबीआई जो निबंध है जो हमारा एग्जाम में पूछा गया है, जो 10th हो या 12th हो, 10th के लिए और 12th दोनों के लिए ये सभी भी जो निबंध है इंपॉर्टेंट होंगे और हर बार लगभग में एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक साल के बाद ये सारी चीजें निबंध पूछे जाते हैं। तो हमारा जो क्लास होगा इसमें किस पे होगा? निबंध लेखन। और 10 नंबर का होता है। जैसे 12th में जाएंगे तो ये 8 नंबर का हो जाएगा और 10th में ये 10 नंबर का होता है। इस तरह से हमें ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे होता है। इसीलिए हमें देखना है कि इसमें निबंध किस किस पे दिया गया और उसी निबंध को हम तैयारी करते हुए चलेंगे। एग्जाम के अंदर में हमें 10 नंबर पक्का करना है, तो इसको हमें तैयार करके रखना होगा। तो सबसे पहला निबंध है, हमने शामिल किया इसको व्यायाम से। व्यायाम क्या होता है? व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बारे में हमें इसे हल करना है। तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कहाँ कब कब ये पूछा गया है। तो हमारा व्यायाम के बारे में जब 2022 और 2023 का एनुअल यानी कि वार्षिक जो एग्जाम होता है, जो 2026 में होने वाला है, उस एग्जाम में पूछा गया था। तो हम दो तरह के एग्जाम देते हैं, एक तो एनुअल और एक सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एग्जाम में से ये जो मेन एग्जाम होता है उसमें हमें ये पूछा गया है। तो हम इसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज पे निबंध लिखने से पहले हमें 4 या 5 कहीं ना कहीं एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे व्यायाम के बारे में बोला जाएगा तो व्यायाम में क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं उसके बारे में दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या देखना है? भूमिका को। ये भूमिका क्या होता है यानी कि व्यायाम क्या होता है उसके संबंध में कुछ हमें बताना है। तो सबसे पहले हम भूमिका में पढ़ेंगे। भूमिका में हमें लिखना है क्या है? हमने बहुत बार सुना है कि पहला सुख है निरोग शरीर। निरोग क्या होता है? तो कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ रहना, यानी कि जब रोग कोई भी रोग हमें नहीं पकड़े या हम किसी रोग से ग्रसित नहीं हो, ये हमारा निरोग कहलाएगा। इसकी वजह से हम अन्य सभी सुखों का आनंद उठा सकते हैं। जब हमारा शरीर निरोग रहेगा तो हम जितने भी सारी चीजें हैं, हम जो भी सुख होता है जिंदगी की, सभी सुखें हम यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। व्यायाम शरीर को चुस्त और फुर्तीला का उत्तम मार्ग है। ये हमारा क्या है? एक भूमिका है। इस तरह से हम भूमिका को दर्शा लेंगे और एग्जाम में हमें इसी तरह से कहीं ना कहीं ये सारी क्वेश्चन है सॉरी इसमें जितने भी भूमिका हो या जो भी टॉपिक दिया जाए उन टॉपिक को हमें हल करना है। हर में अपने अपने आधार पे ये बनाया जाता है। तो हमारा भूमिका क्या था? तो हमें क्या क्या रहना? तो एक तो निरोग होना, इसके बारे में हम लिख लिए। दूसरा सुख, निरोग है तो हम लोग सुख या आनंद को भोग सकते हैं। उसके बाद जब हम स्वस्थ रहेंगे, जैसे तक कभी कहीं ना कहीं बुखार लग जाना, तबीयत खराब हो जाने से हमें क्या होता है कि हमें पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो यही इसमें बोला गया है, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हमें पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। और उसके बाद हम शरीर को सही रख ही नहीं सकते, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। इस तरह से कई सारी बीमारी आ जाते हैं। यदि हम रेगुलर व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर क्या होगा? चुस्त और फुर्तीला रहेगा, यानी काम करने में भी मन लगता है। या बच्चे को देखते हैं, कोई भी बच्चा कितना खेलने में मस्ती लाता है, उसके साथ साथ उसके अंदर में उतना ही फुर्ती रहता है। यही हमारा क्या है? व्यायाम का एक भूमिका है। इसके बाद व्यायाम करने से क्या लाभ होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो लाभ क्या है? तो यह हमारा दूसरा टॉपिक था। इस तरह से हमें टॉपिक दिया जाएगा। तो इसमें दूसरा टॉपिक क्या है? लाभ। अब लाभ क्या होता है तो हमें इसके बारे में बताना है। तो लाभ में हम क्या लिखेंगे? व्यायाम से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, यानी कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें कोई भी जो क्रिया है, काम करने की क्षमता यानी कि ऊर्जा, जो हमें पहले कम ताकत महसूस होता था वो अधिक हो जाएगी। लगेगा कि हाँ शरीर में फुर्ती आ गई है। शरीर में रक्त का संचार होता है, यानी कि हमारा शरीर क्या करता है? खून को इधर से उधर अच्छे से परिसंचरण कर पाता है, जिससे शरीर फुर्तीला और चुस्त रहता है। यह हमारा क्या है? व्यायाम का लाभ है। इसके बाद मांसपेशियां सुदृढ़ रहती है, यानी कि मांसपेशी हमें सही से काम करने की क्षमता देती है, जिससे वो ठीक ठाक लगेगा। थोड़ा टाइटपन रहेगा, जिससे क्या होगा? शरीर लगेगा कि हाँ अच्छा, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है।
ढीलापन कम रहता है। हमारे शरीर की पाचन शक्ति ठीक रहती है, यानी कि खाना जो है जल्दी से पचती है, सही समय पे पच जाती है। आलस से दूर भागता है। शरीर में अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ती और शरीर गतिशील बना रहता है। सबसे जरूरी बात होता है कि चर्बी, जब हम कहीं कहीं पे बैठे रहते हैं, अधिक समय तक बैठे रहते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भोजन होता है, भोजन हमारे जो है पेट के अंदर में या कहीं ना कहीं चर्बी के रूप में या वसा के रूप में जमा होने लगता है। तो वही चर्बी हम जब व्यायाम करते हैं तो वो घटेगा और घटने से हमारा शरीर फुर्तीला हो जाएगा। इसके बाद व्यायाम करने वाले युवकों पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है। हमने पहले ही बता दिया था कि जो व्यक्ति रेगुलर व्यायाम करता है उसमें बुढ़ापा बहुत लंबे समय के बाद आता है। जैसे किसी भी एक्टर को देख लेते हैं, खिलाड़ी को देख लेते हैं, ये सभी जल्दी बूढ़ा नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आम व्यक्ति और जो भी है देखते हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, तो बूढ़ा होने लगता है। क्यों? इसी कारण से, व्यायाम नहीं करने के कारण शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहता है। व्यायाम करने से पसीना आता है तथा विभिन्न प्रकार के अनावश्यक पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, पसीने के साथ बाहर निकल जाता है। यानी कि जब हम व्यायाम करेंगे तो कई सारे उसमें हमारे शरीर में बैक्टीरिया, गंदगी अंदर में होती है, तो वो गंदगी किसके साथ बाहर निकलेगी, तो हमारा गंदगी जो है किसके, पसीने के साथ बाहर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका लाभ है। इस प्रकार शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये हमारा क्या था, व्यायाम करने का लाभ था। और जब व्यायाम करते हैं तो हमें एक लिमिट मात्रा में ही व्यायाम करना चाहिए, वो व्यायाम हमारा स्वस्थ रहता है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक हानिकारक हानि भी होता है। हानि क्या होता है, तो तीसरा टॉपिक क्या था, व्यायाम के लिए हानि, उसमें बताना कि हानि क्या सब होती है। तो हानि है प्रातः काल की सैर, तैराकी, योगाभ्यास, खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि, यह सभी व्यायाम के साधन है। यानी खेलना ही एक व्यायाम है। जैसे भोजन करना एक व्यायाम है, मुंह जैसे चलते रहता है, बोलना एक व्यायाम है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ये भी एक व्यायाम है। अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार हम किसी भी व्यायाम का चयन कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा होती है कि हम किस तरह से व्यायाम खेलें। जैसे हमें पसंद है क्रिकेट, आप लोग को कोई और खेल पसंद हो सकता है। आवश्यक यह है कि व्यायाम नियमित रूप से किया जाए। जोश में एक दिन क्षमता से अधिक व्यायाम कर लेने से हम थक जाएंगे। यानी कि जब हम जितने व्यायाम करना है, रेगुलर व्यायाम करना है, उतने ही व्यायाम करें। उससे यदि हम ज्यादा मात्रा में कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर थकेगा। और एक दिन ही, जैसे पहला दिन गए और व्यायाम करने में बहुत मन लगा, तो मन लगने से के कारण से हम क्या करेंगे, अधिक व्यायाम करने लगेंगे। और जैसे हम अधिक व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, थकान महसूस करेगा। और धीरे धीरे हमारे शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमेगा, जिससे हमारा शरीर दर्द करेगा और उसके बाद हम व्यायाम नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें है, इसलिए 4 दिन तक शरीर हिला ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, व्यायाम करने का हानि है कि यदि हम ज्यादा व्यायाम कर लेंगे तो उससे हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तुरंत किसी चिकित्सक, यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर के बारे में बोला है, को दिखाना चाहिए। यानी कि जैसे ही हमारा शरीर थकने लगे या दर्द करने लगे, तो वो क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, डॉक्टर से दिखाना है। किसी कुशल व्यक्ति के निर्देशन में ही व्यायाम करना चाहिए। यानी कि ये हमारा क्या था, हानि की। यदि हम अधिक व्यायाम कर लेंगे तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ होने लगेगा, दर्द करने लगेगा, जिसे हमें क्या करना है, तो उसे हमें एक डॉक्टर की सलाह से या कहीं ना कहीं एक अच्छे निर्देशक जो हमारा व्यायाम करने में मदद करे, उनका चयन करके हम उससे के साथ व्यायाम करेंगे। तो ये हमारा क्या था, लाभ और हानि। तो हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं जो भी निबंध लिखेंगे तो उस निबंध में हमें सबसे पहला चाहिए भूमिका। उसके बाद कहीं ना कहीं भूमिका हर हाल में दिया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके अंदर में या तो लाभ हो सकती है, हानि हो सकती है, या उसके अंदर कोई ना कोई बातें होंगी, जैसे महत्व हो, ये वाली बातें होंगी। तो वो सभी हमें लिखना है। तो भूमिका क्या होती है, तो उसका मुख्य तथ्य क्या है, वो उसके बारे में दर्शाना है। इसके बाद लाभ क्या, तो जैसे व्यायाम करने से लाभ क्या होता है वो बताना है। उसके बाद हानि, तो क्या था, अब लाभ। उसके बाद हमें क्या है, हानि बताना है। एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें इन टॉपिक पे बात करना है, लाभ हानि जो भी हो इसके आधार पे देना है। जब ये सभी हो जाएगी तो हमें अंत में एक और देगा, निष्कर्ष।
या उपसंहार। तो उसके आधार पे हमें बताना है कि हाँ, इससे हमें क्या निकला कि हम इसे किस तरह से व्यायाम करेंगे। जैसे व्यायाम का जो निष्कर्ष है पहले हम देख लेते, उसके बाद हम इसे आगे बात करेंगे। निष्कर्ष में है, अगला टॉपिक क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में बोला गया है व्यायाम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। सही बात है कि यदि हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो शुरुआती दौर से ही, जब बचपना होती है उसी समय से करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। नहीं तो क्या होती है कि अचानक करने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और जब बचपन से करके रखते हैं तो थोड़ा लंबे समय तक हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ जीवन ही आनंद का स्रोत है। स्वस्थ व्यक्ति ही धनोपार्जन कर सकता है। यानी कि जो स्वस्थ जीवन हमारा क्या है, तो एक आनंद देता है। क्या देगा, आनंद। यानी कि हम जैसे मान लेते हैं कि पेट में दर्द है और खाने के लिए दिया जाए, क्या हम उस समय में खा पाएंगे? तो हम नहीं खा पाएंगे, तो वह उस समय हमारा आनंद खत्म हो जाता है। तो स्वस्थ जीवन, जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो हम अच्छे से आनंद का अनुभव लेकर उसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे भोजन हो या कृषि पार्टी में है उसको, या कोई भी कार्य हम उसे संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आनंद लेते हैं। इसके बाद स्वस्थ व्यक्ति ही धनोपार्जन कर सकता है। यानी कि जो अच्छे जीवन जीते हैं, उनका शैली बहुत अच्छे हैं, वो सही से अपने मन को, तन को स्वस्थ रखते हैं। यानी कि सही समय पे अपना खाना, भोजन, ये सभी जितने भी चीजें हैं वो करते हैं, तो वो स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ हैं तो उसको किसी ने कोई भी काम करने में मन लगेगा, जिससे वो अच्छे से कमाई कर सकता है। तो उसी वही धनोपार्जन हो गया। धन कमाना धनोपार्जन कहलाता है। तथा सभी प्रकार के सुखों का भोग भी कर सकता है। यह हमारा क्या था, एक निष्कर्ष था। इस तरह से हम क्या करेंगे, तो जो भी टॉपिक था इसे हम 4-5 अलग अलग टॉपिक के आधार पे हम बांट लेंगे और उसको हम पूरा करते हुए चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, व्यायाम से क्या क्या होती है और इसका क्या लाभ है, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो ये हमारा क्या था, व्यायाम। और इसी तरह से हमें कई सारे टॉपिक दी जाएंगे। हो सकता है ये नहीं, अगला कोई और दिया जाए, इसमें से कोई ना कोई आ जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें तैयार होके रहना है कि हाँ, हमें क्या, कहीं ना कहीं हमें अलग अलग टॉपिक पे हमें बात करके रखना है। जरूरी नहीं है कि व्यायाम ही होगा, उसके साथ साथ कुछ और भी हो सकते हैं, किसी और टॉपिक पे भी दिया जा सकता है। तो हम जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन के रूप में, जब हम निबंध लिखते हैं तो क्वेश्चन के रूप में निबंध में 4 टॉपिक के बारे में बताया जाता है। 4 टॉपिक, कोई कहीं ना कहीं 4 टॉपिक होगा और उसी टॉपिक के आधार पे हमें उसको हल करना है। तो ये 4 टॉपिक्स है और उसी टॉपिक्स को हमें क्या करना है, हल करना है। तो उन टॉपिक में से कोई ना कोई एक इसमें से, या हो सकता है 4 का 4 मिल जाए, वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये जो है एक बहुत ज्यादा ही वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी हमने लिया सभी वीवीआई है और ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक, तो इस तरह से हम एक निबंधन हमने पूरा किया। अब इसके बाद हमारा अगला निबंध है गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी। हम 26 जनवरी के बारे में क्या सब जानते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। कब कब पूछा गया है, तो 12वीं के एनुअल, जब 2012 था उस एनुअल में, उसके बाद 2021 के एनुअल में पूछा गया। एनुअल क्या होती है, तो वार्षिक, जो एग्जाम हम अब देंगे, जिसकी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछा गया है। तो गणतंत्र दिवस होता क्या है, 26 जनवरी क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हमें बताना है। विषय प्रवेश, विषय प्रवेश यानी कि भूमिका। हमें सबसे पहले भूमिका को बताना है, भूमिका क्या है। तो सबसे पहले भूमिका में हमने यहाँ पे देखा, हमें यहाँ पे पढ़ लेना है गणतंत्र दिवस कब, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। का भारतवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो हम 26 जनवरी है, 26 जनवरी को हम इस तरह से मनाते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक हमारा पर्व हो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की सभी धर्म के लिए समान रूप से ही मनाया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा हिंदुओं के लिए होता है, ईद मुस्लिम लोगों के लिए होता है, इसी तरह से सभी धर्म के या सभी प्रवेश के लिए हमारा ये महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी धर्म के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, सभी लोग यहाँ इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं। जिस समय 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, और हम झंडा जो फहराते हैं या तो 15 अगस्त या तो 26 जनवरी को।
ये हमारा क्या था, भूमिका में था। सदियों की गुलामी से त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया। लाखों के बलिदान के पश्चात दासता से मुक्ति मिली और गणतंत्र की स्थापना इसी दिन हुई। यानी कि जब आजादी हुई तो आजादी के बाद हमने गणतंत्र की स्थापना की। तो यही हमारा क्या था, भूमिका। इसके बारे में यदि आपको कहीं और अच्छे से अगर पता हो तो जरूरी नहीं कि यही हो सकता है, इससे और अच्छे से बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, या तो इसे देख करके इसे याद कर ले, या नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष मिले आपको, हो सकता है तो उसको हल करके उस जगह पे कहीं ना कहीं चेंज करके आप उससे एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक भूमिका था। और भूमिका में हमने क्या लिखा, तो भूमिका जो हमने अभी पढ़ा, गणतंत्र दिवस क्या होता है उसके बारे में, उसे की विषय के बारे में लिखा, क्या कैसे था। इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या होता है उसका, जैसे 26 जनवरी में हमें क्या क्या भूमिका निभाई गई या भूमिका की क्या क्या जरूरत थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो पृष्ठभूमि क्या है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया। इसी बीच सन 1929 ईस्वी में पवित्र रावी के तट पर, ये एक नदी है, पवित्र नदी, यहाँ पे रावी होगा, नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तभी से उस दिन 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसके बाद जब आजादी हुई, किंतु 1947 ईस्वी में आजादी के बाद जब संविधान बना और वयस्क मताधिकार अंगीकृत हुआ, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ये हमारा क्या था, एक कहानी था कि किस तरह से हम लोग आजादी के लिए संघर्ष किए और आजादी के बाद हमने एक स्वतंत्रता की स्थापना की, और स्वतंत्रता के बाद हमने एक नए जीवन की शुरुआत की और संविधान लागू किया, जिसमें अंग्रेज की जो भी बनाई गई नियम थी उसे हमने कुछ हद तक हटाया, और हटा के उसे चेंज करके हमने जो लोगों नए नए अध्यक्ष या नए नए सरकार बनाए गए, जिसमें से पहला सरकार कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा पहला प्रधानमंत्री था। इस तरह से हमने क्या किया, एक पृष्ठभूमि बनाई कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया। यही हमारा क्या है, एक पृष्ठभूमि है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक दिया गया है विशेषता, यानी कि महत्व क्या है। इस 26 जनवरी का महत्व क्या है उसके बारे में हमें बताना है। भारत में इस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि होली दीपावली का हिंदुओं के लिए, क्रिसमस का ईसाइयों के लिए तथा ईद मुहर्रम मुसलमानों के लिए। यानी कि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म इसे उतना ही उल्लास के साथ मनाते हैं जितने उल्लास से सभी धर्म के लोग अपने अपने पर्व को मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के सभी राज्यों की राजधानियों में बड़ी धूमधाम से विशेष समारोह आयोजित होते हैं। यानी कि हमारे जितने भी राज्य है भारत के अंदर में, जितने भी राज्य, यानी कि 28 राज्य है, 28 राज्य के अंदर में सभी राज्य में, सॉरी 29 राज्य है, 29 राज्य के सभी राज्य में क्या होते हैं, तो गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति राजध्वज फहराते हैं। यानी कि जो हमारा देश के राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली के राजधानी के जो लाल किला होती है, उस लाल किला पे कौन, तो राष्ट्रपति जो है झंडा तोलन करती है और सेना की टुकड़ियां सलामी देती है। फिर रंगारंग
झांकियां निकलती है जिनमें देश की प्रगति की झलक होती है। यानी कि जो भी कहानियां होती है, जो हमने विकास किया, उसके साथ साथ आगे जो भी विकास करेंगे उसकी सारे कार्यक्रम वहां दर्शाए जाते हैं। इसके साथ समाज और सेना के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों के लिए पद्म अलंकारों की घोषणा होती है और बहादुर बच्चे एवं सैनिक सम्मानित किए जाते हैं। यानी कि वहां पे जितने भी बहादुर लोग होते हैं, जैसे सैनिक हो या बच्चे हो या कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अच्छे से काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है वहां पे। तो ये हमारा क्या था, तो महत्व था, या उसके बारे में बोले तो विशेषता। दोनों में से कोई एक बात बोल सकते हैं, या तो विशेषता या तो महत्व। ये हमारा 26 जनवरी का महत्व था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या होता है, तो कार्यक्रम होता है कि इसे हम किस तरह से कैसे सभी लोग मिलके मनाते हैं। राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। यानी कि जितने भी राज्य होते हैं, राज्य के हर राजधानी में क्या फहराया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उस राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराते हैं, तो हमारा राज्यपाल फहराते हैं। और सैनिक टुकड़ियां, छात्र वाहिनियां सलामी देती है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम बोला जाता है ना कि 26 जनवरी में झांकियां निकालना, उसमें लड़का लड़कियां भाग लेके कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, कई तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, उसी को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बोला जाता है। इसके बाद राष्ट्र सेवा के लिए व्रत लिया जाता है। यानी कि राष्ट्र के लिए जो भी काम किए जाएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो वहां पे अपना भाषण देकर बताते हैं कि हम लोग यह सब करेंगे। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या करते हैं, तो एक तरह से शपथ ग्रहण करते हैं कि हाँ, हम आगे आने वाले समय में ये सभी करेंगे। ये हमारा क्या था, कार्यक्रम था। इसके बाद बेसिक चीजें हैं कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम किस तरह 26 जनवरी मनाते हैं। कुछ कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान रखना है। इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें याद करके रखना है कि जो हमें महत्व लगे, उसके साथ जैसे महत्वपूर्ण लगे उसको हम रख लेंगे याद करके। उसके बाद हम कुछ नए भाषा के अनुसार बनाएंगे ताकि हमें याद हो जाएंगे। नहीं तो सब टोटली लाइन, यानी कि लाइन बाय लाइन याद करना हमें थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें कुछ कुछ वर्ड को याद करना, जैसे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम याद करके रख लेंगे इस तरह से, जिससे क्या होगा कि वो आसान हो जाएगा हमें क्या करने में, याद करने में। ठीक, तो हमें इस तरह से कार्यक्रम तक हल कर लिया। ये हमारा क्या था, टॉपिक था, इसमें दिया जाएगा इस तरह से टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है उपसंहार। अब जिस तरह से हम निष्कर्ष बोलते हैं ना, कि जितने भी कहानी हमने ऊपर लिखे हैं क्या क्या था, उन सभी को कहीं ना कहीं एक वर्ड के अंदर में समाहित करके अच्छे से उसे हमें दर्शाना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। और वही चीज क्या है, उपसंहार। इसमें बोलना है, अतः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी भी धूमिल ना हो। यानी कि जो हम इस समय जो स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसे हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है, जिससे उनका छवि जो है एक अच्छे रूप में है, उसे हमें हमेशा याद रखना है। पावे और हम अपने गणतंत्र की बागडोर वैसे सच्चे प्रतिनिधि को ही सौंपे जिनसे देश का कल्याण हो। यानी कि उसके आधार पे हमें नेता या किसी चीज को चुनना है जो हमारे देश के हित में कार्य करे। हमें क्या है, यही हमारा इसका उपसंहार या निष्कर्ष होगा। अब इस तरह से अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर ये हमारा निबंध था। तो हमने 2 टॉपिक कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे 30 से 35 क्लास करनी है, 2 से 3 दिन लगेगा इसको करने में। तो जितने जल्दी हो सके उसे हम हल कर लेंगे, ताकि एग्जाम की आने वाली जो एग्जाम है उसमें हमें अच्छे से नंबर आ सके। और इसमें जरूर कंफर्म रहेगा कि हाँ, ये सभी में से कहीं ना कहीं 10 नंबर आपको पक्का रहेगा। आपको अच्छे से याद करना है, इसको ध्यान दे के रखना है क्या टॉपिक है, कैसे इसको हल किया जाता है।
क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं वही हमारा वीवीआई होता है। कुछ चीजें ऐसे है कि हर साल, हर 10 साल में से 7 से 8 साल पूछे जाते हैं, यानी कि उससे हम वीवीआई में भी वीवीआई बोल सकते हैं। उतना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसे हम अच्छे से याद करेंगे, जिससे क्या हो कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए और उसे हम हल करें। तो ये था हमारा 26 जनवरी। अब हमारा नया टॉपिक है दोस्ती, यानी कि मित्रता। यह भी पिछले गणतंत्र दिवस के अनुसार जैसे पूछा गया था उसी तरह से ये पूछा जाएगा। तो एक एग्जाम के अंदर में लगभग में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी एक पे एग्जाम देना है। इसका जो क्वेश्चन है हम बाद में दिखा देंगे, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। इस सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं मित्रता, दोस्ती क्या होती है। आपको पता होगा, आप सभी को पता है कि दोस्त क्या होती है, उसके बारे में बताना है। मित्रता यानी कि दोस्ती। दोस्ती क्या है या सच्चे दोस्त क्या है? हम कहीं ना कहीं दोस्त बनाते हैं, तो दोस्त जो जरूरत पे काम आए वो दोस्त होगा, और जो जरूरत जितना जरूरी के समय, यानी कि जब इतना इम्पोर्टेंट काम हो उस समय वो मदद नहीं कर पाए, वो हमारा क्या होगा? दोस्त नहीं होगा। तो हम दोस्त उसी से करेंगे जो हमारा सच्चा हो। ठीक, तो इस तरह से हम जब हेल्प के समय मिले, या जिस समय कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो, उस समय हमें क्या करना है? दोस्त का पहचान करना है, और उसका जो जरूर मदद नहीं करे समय के आधार पे, तो उसको हम दोस्त नहीं बना के रखेंगे, नहीं तो वो कभी हमें धोखा दे सकता है। ये मित्रता हमारा 2012 और 2021 में पूछा गया था एग्जाम के अंदर में। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं किस किस क्लास के लिए, जो आने वाली एग्जाम है, या तो 10th का हो या तो 12th का हो, दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, दोनों को एक साथ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें मित्रता में देखना है भूमिका। भूमिका क्या है तो उसके बारे में बताना है। सच है, मित्रता अनमोल धन है। मित्रता क्या है? एक अनमोल धन है। सही बात है कि जब भी हम मित्रता करते हैं तो उनसे जो हमें वक्त के समय में या जब जरूरी हो उस समय में हम उसका सही उपयोग कर पाते हैं, इसीलिए उसे अनमोल बोला गया है। क्योंकि जितना लोग हमें खुद के घर वाले नहीं समझ पाते, उससे ज्यादा अच्छे हमें कौन समझता है? तो हमें मित्र समझता है। अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों समय में हमें मित्र का ही साथ मिलता है, ना कि किसी और का। अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब किसी और से हम उसका तुलना नहीं कर सकते। दोस्त कोई भी हो सकता है, बच्चा हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सभी में दोस्ती हो सकते हैं। कोई भी एक दूसरे से अपना मित्रता जो है अच्छे तरह से निभा सकता है, बचपन से बुढ़ापा तक भी हो सकता है। इस तरह से हमारा मित्र होता है जो हमें हमेशा हर वक्त काम आता है, इसीलिए उसे क्या बोला गया है? अतुलनीय बोला गया। जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है उसका हर दुख आधा हो जाता है। यानी कि यदि कहीं ना कहीं दोस्त अगर अच्छा हो तो हमें कहीं ना हर एक काम सफलता मिलती है, और उसके आधार पे ही हम बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अगर दोस्त स्मोक करते हुए मिल जाए या बुरी संगत में हो, तो बुरी संगत जब एक दोस्त का होता है तो दूसरा जो दोस्त होगा जिनसे हम दोस्ती करते हैं उसका भी बुरी संगत ही होगा। ठीक, तो हमें अच्छा दोस्त हो या बुरा दोस्त हो, हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी में है। अगर आपको धूम्रपान करना है तो धूम्रपान वाले दोस्त मिलेगा। यदि अच्छाई में चलना है, जो कोई भी नशा नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको क्या है? तो एक अच्छा ही दोस्त मिलेगा। इसीलिए हमेशा दोस्त ही या तो अच्छाई राह पे लाता है या तो बुराई राह पे लेके जाता है। इसीलिए हमें जीवन में दोस्त या मित्र हमेशा सोच समझ के ही चुनना चाहिए, नहीं तो आज के समय में जिस तरह से चल रहा है तो हमेशा मित्र बुराई पर ही लेके जाता है। तो ये हमारा क्या था? भूमिका था। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मित्र चयन में सतर्कता। यानी कि हमें मित्र का चयन करने से पहले सोचना चाहिए है कि ये अच्छा है या बुरा है।
इसके बारे में बोलना है। तो मनुष्य जब संसार सागर में उतरता है तो उसे बहुत लोग मिलते हैं, यानी कि हम जब से जन्म लेते हैं और जब हमें थोड़ा चलना सीखना बोलना ये आ जाता है, कुछ कुछ समझ में आने लगती है, तो हम किसे चुनते हैं? एक मित्र को चुनते हैं। और मित्र ही हमें क्या करता है? संसार सागर में उतारता है। यानी कि संसार सागर उतरने का मतलब ही है कि जन्म से लेके कहीं ना कहीं हम चलना फिरना सीखे, पढ़ाई शुरू करें या किसी तरह से कार्य शुरू करें, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं एक लोग मिलता है, उससे हम धीरे धीरे दोस्ती करते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है? मित्र बनता है। तो उससे बहुत लोग मिलते हैं, हमारे जीवन में कई सारे लोग ही मिलते हैं, उनमें से हमें कोई खास ही एक दो या दोस्त बनता है, नहीं तो और सभी जितने भी है सभी दोस्त रहता है। हमें दो तरह से देखना है, एक तो दोस्त और एक दोस्त। दोस्त हमेशा कहीं ना कहीं अवगुण है और दोस्त हमेशा एक संगत है। तो अवगुण देखना है या गुण देखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी की अदा निराली होती है, किसी का रंग रूप, किसी की बातें और किसी की दरिया दिली। तो जब हम दोस्त चुनते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं ये चीजें देखते हैं, उसकी अदा किस तरह से होगा? निराली भी हो सकती है, वो हमें अच्छे से व्यवहार में ला सकते हैं, वो हमारे जितने भी रंग रूप है उसको ना देख के, जैसे काला गोरा भी हो सकता है दोस्त, छोटा नाता बड़ा लंबा, जो लंबा लोग होता है उसे नाता से भी दोस्ती हो सकता है। तो किसी का रंग रूप मायने नहीं रखता है, किसी की बातें और किसी की दरिया दिली भी हमारा मित्रता पे निर्भर करता है, दरिया दिली अधिक निर्भर करता है, ये सभी हमारा मित्रता में गुण होता है। युवा मन इन्हीं में से किसी पर फिदा हो जाता है। अब यहाँ पे लड़की के बारे में नहीं सोचना है, ये हमारा दोस्त के ऊपर सोचना है, क्योंकि यदि हम लड़की के बारे में सोचेंगे तो ये कुछ वर्ड लड़की के और आकर्षित करता है, लेकिन हमें लड़की पे नहीं जाना है। तो युवा मन जो है कहीं ना कहीं लोग, यानी कहीं ना कहीं एक लड़का हो या लड़की हो, उसमें इन सारे गुणों को देखते हुए उस पर मोहित होता है और धीरे धीरे उसमें बातें होती है और बातें करके दोस्ती होता है और उसे मित्र बना लेता है। ऐसे लोग शायद मित्रता निभाते हैं, अधिकतर मतलबी होते हैं। ये सभी क्या होगा? तो हम जब सही से नहीं चुन पाएंगे या रंग रूप के आधार पे चुनेंगे या थोड़ा जैसे हम है उसके आधार पे और ज्यादा सुंदर सोचे, तो क्या होगा? वो एक समय तक ही साथ देगा, नहीं तो वो कहीं ना कभी भी छोड़ के हमें जा सकता है। कुछ दिन मौज मस्ती की और खिसके, यानी कि उसके साथ साथ मौज मस्ती होगा और धीरे धीरे वो हमें छोड़ के निकल जाएगा। ये हमारा क्या था? तो हमारा था मित्र बनाने से सतर्क रहना, कि मित्र किस तरह से हम चुने, इस तरह से हमें नहीं चुनना है। तो अगला टॉपिक है सच्चे मित्र से लाभ। अब लाभ क्या होता है? तो दोस्ती करने से हमें लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्ती किए तो किए, किस तरह से हम चुनेंगे? हमने पीछे देखा कि उस गुण के आधार पर यदि हम चुनेंगे तो कुछ समय तक ही वो दोस्ती रहता है। लेकिन यदि हम अच्छे मन से सच्चे लोग से अगर दोस्ती कर पाएंगे तो वो हमेशा जीवन भर साथ देगा। वस्तुतः सच्ची मित्रता वही होती है जहां विचारों की एकता होती है, यानी कि वो दोस्त जो हमारा विचार का सम्मान करे और हमारे विचार के आधार पे अच्छाई बुराई अवगुण ये सारी देखें। यदि कोई लड़का है बोला कि हाँ मैं ये करना है और वो लड़का उसमें सपोर्ट करेगा लेकिन वो बुरा चीज हो, तो वो हमारा मित्र नहीं, वो क्या हो जाएगा? एक तरह से दोस्त हो जाएगा और वो हमें हमेशा क्या करेगा? तो बुराई रास्ता पे ही लेके जाएगा। इसीलिए हमें बुरा नहीं अच्छा सोचना है और अच्छा विचार रखना है, जिससे हम क्या करेंगे? एक अच्छे दोस्त को चुन सकते हैं। इसमें समृद्धि निर्धनता जाति पाति आरे नहीं आती। दोस्त चुनने में किसी भी धर्म जाति से हो सकता है, जरूरी नहीं कि अपने जाति से हो, इसके आधार पे हमें नहीं चुनना है। आगे कृष्ण राजा थे, ये पता है भगवान कृष्ण के बारे में। कृष्ण भगवान क्या थे? कहीं ना कहीं एक राजा थे, लेकिन वो किससे दोस्ती करके रखे थे? तो सुदामा से। सुदामा निर्धन था, फिर भी वो दोनों में क्या था? मित्रता था।
और इतना मित्रता कि जब वो सुदामा पहुंचे तो उनका इतना सम्मान किया जितना वो अपने घर के सदस्य का करता है, उससे भी ज्यादा उनका किया। इसी प्रकार राम और सुग्रीव गाढ़े मित्र थे। तो इस तरह से मित्रता के बारे में बताया गया है। कहते हैं महाकवि तुलसी और कविवर रहीम भी मित्र थे, यानी कि जो तुलसी और कवि रहीम दोनों क्या थे, मित्र थे। तो मित्र वही होता है जो हमेशा कहीं ना कहीं साथ निभाए। तो लाभ क्या है, तो मित्र होने का लाभ है कि हमें सच्चाई अच्छाई की राह दिखाना। तो हम यहाँ पे ऊपर में यहाँ से दिया गया है, ठीक, ये हमारा इसका लाभ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी के रूप में दिया गया है। अब यदि हमारा मित्र बुरा हो जाए तो बुरा होने से क्या होगा, तो कभी विपरीत विचारों वालों में भी मित्रता हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है उस गुण वाला कोई मिल जाए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि दोस्त बनाते हैं, हड़बड़ी में क्या हो जाता है, दूसरा दोस्त यानी गलत राह वाले दोस्त चुना जाता है, जिससे हम अपने को संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे हम उसके आधार पे चलने लगते हैं। राम शांत स्वभाव के थे, किंतु भावावेश में आने वाले लक्ष्मण को वे बहुत चाहते थे। चिंतन प्रिय व्यक्ति प्रफुल्लन चित्त वाले को, निर्बल बलवान को और वीर उत्साही को खोजता है। यानी कि जब हम सही से सोचते हैं तो हमें अपने जैसा सच्चा और अच्छा मित्र की आवश्यकता होगी, जो हमें राह अच्छी दिखाए, ना कि गलत राह पे लेके चले। वस्तुतः सच्चे मित्र में उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। यानी कि सच्चा मित्र होगा तो हमेशा अपने गुण अवगुण को दर्शाएगा, जो दूसरे व्यक्ति है कि हाँ इस तरह से कर रहा है, उसे हमें सही राह पे लेके जाएगा। जैसे वेद अपनी औषधि से शरीर के विकार को निकाल देता है, वैसे ही सच्चा मित्र अपनी सलाह से अपने मित्र को दुगुणों से बचाता है। हमने अब पीछे भी बताया कि यदि सही मित्र मिलता है तो हमें हर राह हर कांटा से बचाए हुए रखता है। भले अपना खुद ही भूखा क्यों न रह जाए, लेकिन मित्र को हमेशा सुखी देखना चाहेगा, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। संकट में उसकी रक्षा और दुर्दिन में उसकी सहायता करता है, जो हमने अभी बताया। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सच्चे मित्र में माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र आनंद को दुगुना और दुख को आधा कर देता है। सही बात है कि यदि सही से मित्र मिल जाए तो जो कोई भी आनंद होता है, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी में जान ला देता है, और यही हमारा जो दुख है, दुख को हमारा क्या करेगा, आधा कर देगा। वो सोचेगा कि हाँ अपने दोस्त को कुछ ना कुछ हम मदद करें। इसके बाद हमारा अगला क्या है, उपसंहार। उपसंहार क्या है, भूमिका। अब इसका भूमिका क्या है, तो हमने पीछे जितने भी चीजें देखा उसके आधार पर हमें एक छोटा सा 3 से 4 वाक्य में लिख देना है। इसीलिए किसी से मित्रता बहुत सोच विचार कर, जांच परख कर करनी चाहिए। मुंह के सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे बुराई करने वाले लोगों से सदा सचेत रहना चाहिए। सुविधा से अपना काम निकाल कर खिसक जाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, वे मित्र नहीं होते, मतलबी होते हैं। ये हमारा क्या था, तो मित्र के बारे में था, और मित्र कैसे होना चाहिए इसका जो निष्कर्ष है हमने यहाँ पे देखा। तो आपको इसके आधार पे जो भी बातें हैं, हो सकता है तो अच्छे से बना ले, और नहीं तो इसे याद करके आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये ही हमारा क्या था, तो एक मित्रता के ऊपर निबंध था। तो इस तरह से हम निबंध लिखते हैं। जो भी चेंज करना लगे कि हाँ ये हमारा कहीं पे दिक्कत हो रहा है या सही नहीं बैठ रहा है, तो उसके आधार पे आप बना सकते हैं। उसको अच्छे से लिखना है हमें, क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं राइटिंग, 2 बातों का ध्यान रखना है, राइटिंग का और भाषा का। यदि राइटिंग और भाषा दोनों यदि अच्छा है तो हमारा नंबर पक्का पूरा का पूरा मिलेगा। यही हमारा एक क्या है, तो निर्भरता रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग सही से करें, इसे जितना अच्छा से बना सकते बनाए, नहीं तो आपको लगे कि हाँ बहुत बेहतर है, हम कर सकते हैं, हम इसका ही इससे हमें नंबर मिल सकता है, तो आप लोग इसी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पड़ोसी। पड़ोसी क्या होता है, नेबर।
तो हमारा पड़ोसी यानी कि नेबर, ये कब एग्जाम में पूछा गया? तो 2020 में और 2025 के एनुअल में ये पूछा गया है। ठीक, तो पिछले साल भी इसे पूछा गया हमारा पड़ोसी, तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भूमिका। पड़ोसी का क्या भूमिका है? तो हम जानते हैं कि हम सब एक सामाजिक प्राणी है। जितने भी मनुष्य है, कौन कौन सा जीव सामाजिक प्राणी है? तो देख, जहां पे लोग या जो भी कई सारे जीव एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं, बहुत सारे जीव एक जगह इकट्ठा होंगे और वहां रहते हैं, उसे सामाजिक प्राणी बोला जाता है। तो हम लोग एक मोहल्ला में कई सारे लोग रहते हैं, सब एक सामाजिकता के रूप में रहते हैं, वो समाज होता है। जैसे चींटी, दीमक, इंसान, ये सभी क्या है? तो सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहता है। तो हम सब एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज के अंदर में रहते हैं। हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग ही हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो हम लोग पड़ोसी किसे कहेंगे? जैसे हम यहाँ पे हमारा घर है, तो हमारे बगल में जिनका घर है वो हमारा क्या होगा? पड़ोसी होगा। तो हमारे चारों ओर जितने भी घर हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? पड़ोसी कहलाएगा। यानी कि एक मोहल्ला के अंदर में देख सकते हैं कि मोहल्ला के 2 घर 3 घर आगे पीछे जो भी हो, हमारा पड़ोसी होगा। एक सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए अच्छे पड़ोसी का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि यदि हम पड़ोसी में सही से रहेंगे तो पड़ोसी को भी सही से रहना होगा, जिससे क्या होगा? हमारा पड़ोसीपन बना रहेगा। जैसे अगर मान लेते कोई झगड़ा करने वाला पड़ोसी आ जाए या हमारे घर के बीच में अगर कोई झगड़ा करने वाले लोग आ जाए, तो क्या होगा? हमारा शांति भंग होगा। हम जिस तरह से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम उसी के बात में, हल्ला में रह जाएंगे, जिससे हमारा जो बहुत सारे नुकसान होंगे और हमारा जो ध्यान है बार बार उसी पे जाएगा, जिससे हम किसी भी काम को सही से कर नहीं पाएंगे। पड़ोसी हमारे जीवन का वह महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो परिवार के सदस्यों के बाद सबसे पहले हमारे सुख दुख में भागीदार बनते हैं। सही बात है कि यदि हम पड़ोसी को देखें तो पड़ोसी वो होते हैं जो अच्छे पड़ोसी होंगे और हमेशा अपने के साथ साथ, जैसे अपनापन है, उसके साथ साथ हम लोगों को, जो पड़ोसी होता है उसको भी सही से देख रेख करते हैं, सही से शांति बना के रखते हैं, उनके बारे में भी सोचेंगे। जितना हमारा परिवार हमारे बारे में सोचेंगे वैसे ही, लेकिन उससे थोड़ा कम ना हो, या कहीं ना कहीं एक ऐसे सोच ले कि हमारा पड़ोसी हम पे इतना ही नजर रखेगा जितना हमारा परिवार हम पे नजर रखता है। तो यही हमारे सुख दुख में भागीदार होते हैं। जैसे कोई फंक्शन हो जाए तो बाहर के लोग हमारे फंक्शन में उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना हमारा पड़ोसी करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं पड़ोसी हमारे जीवन में परिवार के समान ही महत्व रखते हैं। ये हमारा क्या था? एक भूमिका था। तो हम इस तरह से भूमिका को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा भूमिका के बाद क्या है? तो इसमें बताना है, अगला टॉपिक दिया गया था पड़ोसियों के प्रकार। अब बताना है कि पड़ोसी कितने प्रकार के होते हैं। तो पड़ोसी हमारा हमेशा 2 प्रकार का होगा, या तो एक अच्छा वाला पड़ोसी या तो दूसरा बुरा वाला पड़ोसी। बुरा वाला वो जो हमेशा झगड़ा करते रहे, दूसरे के बारे में हमेशा इधर से उधर बातें करे, जिसे हम चुगली बोल सकते हैं, इस तरह से बातें करे। तो पड़ोसी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो अच्छे पड़ोसी, दूसरा बुरे पड़ोसी होते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के पड़ोसी होंगे। पहला पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी वे होते हैं, वे लोग होते हैं जो दयालु, सहयोगी, विनम्र और मिलनसार होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो दयालु होंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर में भाव प्रेम, इस तरह से वो काम सहयोग करने, सहयोग यानी कि मदद कर सकते हैं। हमेशा इन तरह सभी चीजों पे हमेशा तत्पर रहे। ये लोग मुसीबत में सबसे पहले मदद करने आगे आते हैं, बच्चों की देखभाल में सहयोग करते हैं और सामाजिक सद्भावना बनाए रखते हैं। यानी कि हमारे जितने भी जरूरतें चीजें होती है हमसे नहीं हो सकते हैं, तो बगल वाले पड़ोसी हमें उसका सही से जो है करवा देते हैं। तो ये हमारा अच्छा पड़ोसी का नियम होता है। ये हमारे परिवार का ही हिस्सा बन जाता है। यानी कि हमारा अच्छा पड़ोसी हमारा परिवार ही के बराबर हो जाता है।
ठीक, तो ये हमारा क्या था, तो पहला अच्छे पड़ोसी होने का जो है महत्व था। इसके बाद जब हम बुरे पड़ोसी को देखते हैं, तो बुरे पड़ोसी कौन होते हैं, तो ये लोग होते हैं जो झगड़ालू, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और असहयोगी होते हैं। जैसे हमने वो पड़ोसी के बारे में बोल सकते हैं जो तो हमेशा से झगड़े करते रहते हैं और दूसरे के घर में भी झगड़ा करने का या झगड़ा लगाने का कोशिश करते रहते हैं, यानी कि चुगलखोर जो होती है ना, वो वाले पड़ोसी। ठीक, वो बुरा पड़ोसी होता है। ये अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद कराते हैं, जिससे पड़ोस का माहौल खराब होता है और शांति भंग होती है। ऐसे पड़ोसियों से जीवन कठिन हो जाता है। तो सही बात है कि यदि हम कहीं पड़ोसी अच्छे नहीं मिलते हैं, यहाँ हमेशा अपने घर को छोड़ के दूसरे घर पे हमेशा बार बार ध्यान रखेंगे, वो पड़ोसी हमारे जीवन के लिए हमेशा उतना ही खराब होगा जितना धूम्रपान। ठीक, इसीलिए हमें उन पड़ोसी से हमेशा दूर रहना ही जरूरी है। नहीं तो वो हमेशा हमारे घर में क्या हो रहा है हमेशा झांकने की कोशिश करेगा और उसके बारे में हमेशा निगेटिव जो है वो बताते रहेगा। इसके बाद हमारा है पड़ोसियों के प्रति हमारा कर्तव्य। यदि पड़ोसी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें उसमें क्या कर्तव्य करना है, तो हमें देख लेना है पड़ोसी क्या है, बुरा है, तो बुराई के आधार पे जो भी हो सके, अब उतना भी बुरा नहीं करना है कि जाके बम छोड़ दे, गोली मार दे, वो वाला नहीं। तो हमें एक कर्तव्य के अनुसार पड़ोस के अंदर में रहना है। अब कर्तव्य क्या है, एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि हम अच्छे पड़ोसी बन रहे हैं तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। पहला तो सहयोग, दूसरा सम्मान, तीसरा सद्भाव भाव, चौथा भागीदारी। सबसे पहले हम सहयोग पे देखते हैं। सहयोग क्या होता है, मदद करना। तो हमें हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर आपातकाल या बीमारी की स्थिति में। तो अच्छे पड़ोसी हमेशा क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, जिससे हम उनकी मदद के कारण या हम उनको सही से मदद देंगे ताकि वो बीमार हो या आपातकाल हो, जैसे आग लग जाना, इस सब समय में हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। तो वो हमारा अच्छे पड़ोसी का होगा और वही हमारा सहयोग कहलाएगा। अगला है सम्मान। सम्मान क्या होता है, छोटे बड़े का आदर करना। इस तरह से हमें उनकी भावनाओं, विचारों और उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए। यानी कि सीधे बात है कि यदि हम उनका जो भी निजी जिंदगी है, वो कैसे है, किस तरह से जीते हैं, या जो भी उनके घर के अंदर में हो, बुरा समय हो, तो उस समय में हमें उनका सहयोग करना है, ना कि उनका बुराई करना है। तो अच्छे पड़ोसी उस तरह से सम्मान करते हैं। ठीक, उसके बाद उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि यदि उनके घर में कोई ऐसा मजबूरी है जो किसी और को नहीं बता सकते हैं, तो उस समय में आपको ये नहीं पूछना कि हाँ हमें बता दो क्या है। इस तरह से कई सारे बातें हैं जिसे हमें उनके निजी जीवन में है तो निजी में ही रहने दें। ठीक, ये हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सम्मान है। अगला है सद्भाव। सद्भाव क्या होता है, हमें हमेशा मधुर और विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद से बचना चाहिए। यानी कि यदि हम जब कभी भी उनके जीवन में या जब कभी भी उनसे बात करें तो क्या करना है, हमें भाषा अच्छे निकालना चाहिए। ये नहीं कि वो पूछे कुछ तो उसको जवाब देना है कुछ, इस तरह से नहीं। हमें जितना बोला जाए उतना ही हम उनसे बात करेंगे और उसके आधार पे हम उनसे साथ रहेंगे। तो ये हमारा सद्भाव हो गया। अगला है भागीदारी। भागीदारी क्या होती है, तो उनकी खुशी के अवसरों जैसे त्योहार, शादी समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो पड़ोसी जो भी होंगे तो उनके घर में जो भी फंक्शन हो या हमारे घर में जो भी फंक्शन हो, वहां पे हमेशा मददगार के रूप में वहां पे रहना जरूरी है। इसके बाद एक सुरक्षा है। सुरक्षा में पड़ोस में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या परेशानी की स्थिति में एक दूसरे को सतर्क करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है हमारे आसपास में तो उन्हें हम बता देंगे कि हाँ हमें इस तरह से करना है, इस तरह से रहना है। यही हमारा क्या है, तो अच्छे पड़ोसी होने का जो है महत्व है। तो ये हमारा क्या था, तो हम पड़ोसी पर पढ़ रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी था। अब अगला है लाभ और हानि। अगला टॉपिक क्या दिया गया था, तो लाभ और हानि। तो लाभ क्या होता है पड़ोसी अच्छा होने पे, तो लाभ क्या है, तो पहला
आपदा में सहायक। सबसे बड़ी जरूरत के समय पड़ोसी ही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। यानी कि यदि हम बोले कहीं 1 किलोमीटर में उनसे दोस्ती है और पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? तो जब कोई बीमारी हो या किसी तरह से कुछ भी घर में आपदा आ जाए, तो उस समय में हमें कौन सबसे पहले खोजेगा? तो हमें सबसे पहले पड़ोसी खोजेगा, ना कि 1 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति। इसीलिए पड़ोस के अंदर में अच्छे से हमें रहना है, सहयोग के साथ। उनसे जो भी बातें हो सही से बात करके उनसे बनाए रखना, जिसे बोलते हैं, उस तरह से रहना है। इसके बाद सुरक्षा। पड़ोस में मेल मेल जोल होने से घर और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यदि हम सही से वहां पर रहेंगे तो हमारा जो घर के अंदर में सुरक्षा है वो बढ़ जाएगा। पड़ोसी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगा, जिससे हमारा सुरक्षित घर बनेगा। सामाजिक बंधन। पड़ोसी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होता है। जैसे पर्व ले लेते हैं, तो पर्व में सभी जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया, इन सभी में सभी जितने भी समाज के लोग हैं, सभी एक जगह इकट्ठा होकर किसी भी निश्चित काम कार्य को पूरा करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? बंधन मजबूत होगा। यही हमारा क्या था? तो लाभ था। अब हानि क्या होता है? तो हानि बुरे से ही होगा। तो हानि में है पहला अशांति। यदि पड़ोसी बुरे या झगड़ालू हो तो जीवन में लगातार तनाव और अशांति बनी रहती है। अब यदि पड़ोसी ही खराब हो जाए तो क्या करना? उस समय में तो दिक्कत होता ही है। तो वही हमारा जीवन में लगातार तनाव आएगा और हमारा अशांति बना रहेगा। अगला, गोपनीयता का भंग। अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाले पड़ोसियों के कारण व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हो जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई, हमारे घर में कोई निजी काम हो रहा है या कोई निजी ऐसी चीज है जिसे हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके बारे में बताकर उसके बता दे या किसी तरह से जान गए, तो पूरे गांव या आपके आस पड़ोस में निगेटिव पॉइंट उसको फैलाएंगे। यही होता है बुरा पड़ोसी। तो इस तरह से हम पड़ोसी के बारे में दो चीजें होती है, एक तो अशांति भंग करेगा, दूसरा गोपनीयता। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो हमने जो इम्पोर्टेंट था वहां पे कर लिया। अब उपसंहार। उपसंहार, पड़ोसी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग होते हैं। यानी कि उसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें पड़ोस बनाना ही होगा। अच्छे पड़ोसी एक वरदान के समान होते हैं, जो हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और आनंदमय बना देते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। सच्चा पड़ोसी धर्म यही है कि हम स्वयं भी अच्छे बने और अपने पड़ोसी के वातावरण को भी प्रेम और शांति से भरा रखें। यही हमारा सच्चाई होगा। ठीक, तभी एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है। तो अच्छे जीवन और अच्छा समाज बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, अच्छे से देखभाल करना है। इस तरह से हमें एक जीवन का अच्छे से संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि उसे हमें क्या करना है? एक सहनशीलता, एक विश्वसनीयता के आधार पे पड़ोस को चुनना है और अपने एक दूसरे से सहयोग करके रखना है। तो यही हमारा क्या था? हमारा पड़ोसी जो हमारा निबंध था, इस तरह से हम करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इसमें इस निबंध में अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और मजा भी आ रहा होगा। तो जो भी आपका है, यदि कोई भी टॉपिक हो या कोई भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आए, वो वहाँ पे कमेंट करके बता दें कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम उसी कोशिश करेंगे कि हल कर दें। तो हमारा पड़ोसी का जो भी टॉपिक था हमने पूरा कर लिया। अब हमारा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम है 19 के ए में पूछा गया, ये 10वीं में और 12वीं को कई बार पूछे गए हैं। इस बार 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 ये जो एग्जाम स्कूल वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें भी बार बार पूछा गया है। भ्रष्टाचार क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे भूमिका। भ्रष्टाचार के बारे में हम समझेंगे। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है
भ्रष्टाचार का जो अर्थ है भ्रष्ट, यानी कि कह सकते हैं खराब में भी खराब आचरण वाला, यानी कि जो भ्रष्ट आचरण, जो किसी बुराई, सीधे समझ सकते हैं बुरा आचरण वाले लोग ही भ्रष्टाचार कहलाते हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति परिवार समाज के लिए कलंक होता है। आज के समय में भ्रष्टाचार वैश्विक समस्या बन गया है। वैश्विक समस्या क्या है? तो ये कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे ये समस्या हो रहा है। हर व्यक्ति किसी धन के लोभ में या किसी भी कारणवश, जमीन हो, धन हो या महिला हो, इसके रूप में वो क्या बन रहे हैं? तो भ्रष्टाचार बन रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं उसको जो है हमेशा पाने के लिए गलत राह का चयन करता है। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार के कारण। इसका कारण क्या है? तो हमारी भोग लिप्सा और ज्यादा से ज्यादा अर्थ संग्रह भ्रष्टाचार का मूल कारण है। अर्थ संग्रह क्या है? तो अर्थ संग्रह में हमने बताया धन, धन के बाद जमीन, अगला महिला, और महिला है तो पुरुष। ये सारी चीज क्या है? एक हमारा टॉपिक है जहां पे अधिक भ्रष्टाचार होती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे होगा? सबसे दुनिया में जो अधिक से अधिक भ्रष्टाचार होता है तो धन पे होता है। ज्यादा से ज्यादा सुख संपत्ति की भूख सभी अनैतिक कार्य करने को मजबूर करती है। हमने अभी बताया जितने भी संपत्ति है, संपत्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अधिक भ्रष्टाचार करना पड़ता है। शिक्षा, व्यापार, राजनीतिक, खेलकूद, शासन व्यवस्था एवं शिक्षा कुछ भी अछूता नहीं रहता। यानी कि जो है ये सभी क्या है? तो हमारा एक तरह से समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का कारण है कि इस तरह से भ्रष्ट लोग होते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, लोग मर जाते हैं वहां पे भी भ्रष्टाचार कर लेते हैं। क्यों? धन पाने के लिए। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे जिंदगी के सबसे अंतिम पल ही क्या है? मृत्यु है, मौत ही है। उस समय भी यदि लोग भ्रष्ट हो जाए, उस समय भी धन की लालसा रखें, तो वही हमारा क्या होगा? दुनिया के सबसे भ्रष्टाचार या भ्रष्ट होना। ठीक, तो यहाँ पे जिंदगी जितने भी चीजें हैं, जो भी कार्य है, उनमें क्या कर लेते हैं? भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अब भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है, यानी कि इसका किस तरह से हम रूप के आधार पे देखते हैं? जैसे यदि हम पढ़ाई करते हैं तो नकल करना हमारा क्या है? भ्रष्टाचार है। विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हैं। कार्यालय के बाबू घूस, कार्यालय के बाबू का मतलब है ऑफिसर। कोई भी व्यक्ति यदि कार्य करता है कहीं ना कहीं सरकारी हो या प्राइवेट हो, जहां हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां पे हमें घूस लेता है, कुछ ना कुछ रुपया लेके तब हमारा काम करता है, वही हमारा भ्रष्टाचार हो गया। तो बाबू उसी को बोला गया है। आला अधिकारी गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार ही वर्तमान सभा में शिष्टाचार बन गया है। यानी कि जो अभी समय चल रहा है, सब किसी भी लोग को पैसा कमाना है या धन कमाना है, सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? तो भ्रष्टाचार है। अब इसके बाद भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय बताना। तो उपाय क्या है? तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। जो भी हमारा मूल्य है वही उसी के आधार पे हमें उसको भुगतान करना है। हम समय का भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा कारण भी है समय। यदि हमारा काम है तो हम उस काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहेंगे, किसी तरह से लाइन में नहीं लगना चाहेंगे। तो यही हमारा क्या बना देता है? भ्रष्टाचार। जो गरीब लोग हैं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, वो बार बार चक्कर काटते रहेंगे, और जो पैसे वाले हैं या किसी तरह से धन उनके पास है तो वो हमेशा काम को जल्दी करवा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है भ्रष्टाचार का। तो यही हम भ्रष्टाचार कम करेंगे तो नैतिक मूल्य को, जो भी हमारा उसका प्राइस है उसी तक हम देके उसको हम अपने जो समय है उसके आधार पे लेंगे। स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, देश और विश्व की चिंता करनी होगी। यदि हम भ्रष्टाचार छोड़ना चाहे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? जो भी हमारा कार्य था देश के हित में होना चाहिए। हम अपने को या पड़ोसी को या समाज को किस तरह से जीवन दे सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने खुद के बारे में अगर हम सोचेंगे तो भ्रष्टाचार अधिक होगी। भौतिक ऐश्वर्य और भोगवाद से हटकर समाज सेवा और मानव कल्याण की भावना जागृत करनी होगी।
यानी कि हम सबसे पहले कहाँ से हटेंगे, तो हमने पहले ही बताया, जब खुद के बारे में सोचेंगे भ्रष्टाचार होगी, अगर खुद को छोड़ के किसी अन्य के बारे में सोचेंगे तो भ्रष्टाचार वहां पे कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार का आधार स्वार्थ और धन लिप्सा होता है। हमें राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही पैदा करनी होगी, जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके लिए हमें जिम्मेदार बनना होगा, तभी जाके हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। जब तक हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम और मानव कल्याण का भाव नहीं पैदा होगा, जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। यहाँ पे तब तक होगा, तब तक तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ये हमारा क्या था, इसका निवारण था। सीधे बात है कि यदि हम भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं तो हमें या कोई भी व्यक्ति को अपना खुद के बारे में सोच छोड़ के किसी अन्य के बारे में सोचना होगा। जैसे ये बात सोचाएगा और देश के हित में आ जाएगा तो वहीं से भ्रष्टाचार खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है निष्कर्ष। इसमें क्या है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या होगा, तो इस प्रकार समाज के लिए भ्रष्टाचार कलंक है, यानी कि जिस तरह से हम लोग आज के समय में भ्रष्टाचार चल रहा है तो वो क्या है, तो एक कलंक बनता जा रहा है। इस कलंक की मुक्ति के लिए आत्मानुशासन, जिम्मेदारी और वफादारी का भाव रखना होगा। यह लड़ाई घर से शुरू करनी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखनी होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति हमारा राष्ट्रीय संकल्प बनकर उभरे। यानी कि जब तक हम अपने आप को कहां से, तो जमीनी लेवल से छोड़ के देश के लेवल में, यानी कि घरेलू जो है, घरेलू सुख दुख या अपने के खुद के सुख दुख को छोड़ के किसी दूसरे के या राष्ट्र के प्रति सोच बनेगा तो उस समय से हमारा क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो यही हमारा क्या था, भ्रष्टाचार का अर्थ था। तो हमने यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए क्या देखा, तो निबंध देखा। तो ये हमारा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध यानी कि ऐसे है। और ये हमारा तैयारी हो गया तो हमें फिक्स है कि 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कितने सारे कर लिए, तो शायद 5 हमने कर लिया। अभी इसको देखते हैं। आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तो यहाँ से आगे हम कहाँ तक, लगभग में 25 से 30 निबंध इस तरह से कराएंगे। उसे लिख करके आपको याद करना है, या जो भी बदलाव करना चाहें उसमें बदलाव करके जो अच्छा लगे उस तरह से टॉपिक बना लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा हिंदी विषय मजबूत होगा। और हिंदी यदि मजबूत हो जाए तो हमारा भाषा है, और भाषा में हम हमेशा कोशिश करेंगे 80-90 प्लस नंबर लाना, ठीक, क्योंकि ये आसान होती है। दूसरे विषय से कुछ आसान होता है, बस उसमें हमें ध्यान रखना है व्याकरण को। यदि व्याकरण अच्छा हो जाए तो हमारा हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप सोचे समझे और इसे हल करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।